बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हमने पेज टेबल के ऊपर बात की थी कि जब हम प्रोसेस को इन टर्म्स ऑफ पेजेस डिवाइड करते हैं और लॉजिकल एड्रेस स्पेस में हमने कहा था कि हम उसको पेजेस में तकसीम करते हैं, जबकि फ़िज़िकल मेमोरी में हम उन्हीं पेजेस को जाके इक्वल साइज़ पेजेस को जो कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस में होते हैं उसको हम जाके उस फिज़िकल एड्रेस स्पेस में उसको जाके हम फ्रेम्स कहते हैं। और फिर हमने कहा था उसकी मैपिंग के लिए हमें एक पेज टेबल दरकार होता है जो कि बेसिकली लॉजिकल एड्रेस स्पेस के पेजेस को जो CPU एड्रेसेस जनरेट करता है उसको मैप करवाता है हमें फिज़िकल मेमोरी की तरफ। अब यहाँ पे लास्ट टाइम हमने ये बात रोकी थी कि हम इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैसे नोट करते हैं। तो हमने कहा था कि चूंकि पेज टेबल भी मेमोरी में पड़ा होता है और वो मेमोरी में उसको दो एक्सेसेस चाहिए होते हैं, एक पेज टेबल को एक्सेस करने के लिए और दूसरा एक्सेस जो पेज टेबल के अंदर जो आपका फ्रेम नंबर पड़ा होता है उसके ज़रिए उस एक्चुअल फ्रेम तक पहुँचना। तो बेसिकली यू रिक्वायर 2 मेमोरी एक्सेसेस, तो उसकी जो है ना टाइम दुगना हो जाता है उस फ्रेम तक पहुँचने के लिए। उससे बचने के लिए हमने जो है लास्ट टाइम ये बात छेड़ी थी कि हमारे पास एक ट्रांजिशन लुक असाइड बफर्स या एसोसिएटिव मेमोरी होती है जो कि कैश में बैठी होती है, और उसमें हमने ये डायग्राम देखी थी कि उसको हम क्विकली कैश के ज़रिए अगर हमें TLB में हिट मिल जाए तो हम उसको इस ज़रिए फ्रेम को फ़ौरन एक्सेस करके उसके साथ वो ऑफसेट ऐड करके हम फ्रेम तक पहुंच जाते हैं। अदरवाइज़ मिस की सूरत में फिर हमें जो है ना वही रिवायती तरीके से पेज टेबल पे आना पड़ता है, वहीं से फ्रेम रिट्रीव करके वही ऑफसेट उसके साथ ऐड करके अपने पेज तक फ्रेम तक पहुंचना होता है। और फिर उसका हमने ये इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकाला था, उसकी प्रोबेबिलिटी देखी थी कि अगर 80% ऑफ द टाइम यू हैव सक्सेस, हिट रेशो आपका 80% है, तो फिर 120 नैनो सेकेंड लिखेंगे जिसमें से 20 आपके TLB हिट यानी उस सूरत में उतना, और 100 जो है आपकी वो जो फिर एक्चुअल फ्रेम तक पहुंचने का है। और मिस की सूरत में अगर 20% आपका मिस होता है तो फिर उसको हमने तकसीम किया था 20 TLB में सर्च करने का, तो मिस हुआ, फिर 100 आपको पेज टेबल एक्सेस करने का क्योंकि मिस की सूरत में आप पेज टेबल पे जाएंगे, और फिर 100 आपको उस फ्रेम तक एक्सेस करने का, तो ये 220 नैनो सेकेंड बनेंगे। और हमने फाइनली कंक्लूड किया था कि फिर इससे जो है ना 140 नैनो सेकेंड आपका टाइम निकलता है जो कि एक्चुअली 40% स्लो डाउन हो जाएगा अगर तो आप रिवायती एक CPU से डायरेक्ट एक मेमोरी को पहुंचते किसी तरीके से और आप डायरेक्टली उस एड्रेस से आप फिज़िकल MMU लगा लेते दरमियान में, और कोई टेक्निक होती है जिससे आप डायरेक्ट पहुंच जाते विदाउट रेफरिंग टू मेमोरी अगेन एंड अगेन, तो उसमें ज़ाहिर बात है आपको 100 नैनो सेकेंड लगने थे, लेकिन आपने 40 नैनो सेकेंड ज़्यादा लगाए हैं 80% हिट के केस में, तो लिहाजा 40% यू आर सफरिंग इन द टाइम। और ये हम उधर भी हमने कहा था कि ये टाइम हमारा जो टिपिकल पहले विदाउट पेजिंग या सेगमेंटेशन जो हमने एल्गोरिथम डिस्कस किया था, अगर हम कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन पे जाते हैं तो उसमें भी हम कहते हैं कि टाइम तो कम लगेगा लेकिन उसकी अपनी मुसीबतें थी कि हमने कहा था वहाँ पे हमें कॉम्पैक्शन करनी पड़ेगी, फिर उसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन एल्गोरिथम से बचने के लिए हम, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि हम पेजिंग पे आए थे कि हम खैर मेमोरी को कंटिगुअस भी नहीं रखते, लेकिन फिर गज़ब ये था कि उसमें फिर ये जो पेज टेबल है इसका एक इशू था। और आज भी हम इस पेज टेबल के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। ये पेज टेबल एक मुसीबत है कि ये अगर पेज टेबल का साइज़ बढ़ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, और अगर एक फ्रेम में वो नहीं पूरा बैठ सकता तो फिर क्या करेंगे। तो आज हमारी जो डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, वो इसी के अराउंड होगी। इससे पहले कि हम उस पर जाएँ, हम थोड़ा सा मेमोरी प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। यूजुअली हमारे पास मेमोरी प्रोटेक्शन जो इम्प्लीमेंट होती है उसमें एक प्रोटेक्शन बिट का हम इस्तेमाल करते हैं बाय एसोसिएटिंग अ प्रोटेक्शन बिट विद ईच फ्रेम, और वैलिड एंड इनवैलिड बिट्स जो होती हैं वो यूजुअली अटैच की जाती हैं विद ईच एंट्री इन पेज टेबल। और वैलिड इंडिकेट करता है दैट द एसोसिएटेड पेज इज इन द प्रोसेस ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस एंड थस इज अ लीगल पेज, while invalid indicates that the page is not in the address of the logical address space। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आपका एक प्रोसेस है जिसके में
लॉजिकल एड्रेस स्पेस में उसके मिसाल के तौर पे 0 से लेके 6 तक 7 पेजेस हैं, और आप जनाब एक ऐसा एड्रेस जनरेट करते हैं, और मिसाल के तौर पे वो उसके शुरू का एड्रेस 0 है और जो छठे पेज का आखिरी एड्रेस है लेट से वो 12,287 है वगैरह वगैरह बाइट तक जाता है, और आप एक ऐसा एड्रेस जनरेट करते हैं जो कि 12,388 है, तो ये अब आप इसका मतलब है कि ये आप छठे पेज से ज़्यादा कोई एड्रेस, इससे 7वां कोई पेज का एड्रेस ये बनेगा, क्योंकि अगर आपके एड्रेस स्पेस में 7वां पेज होता तो ये 12,388 उस पेज में लाया करता लॉजिकल एड्रेस, क्योंकि 12,287 अगर इसका आखिरी एड्रेस है छठे का तो फिर ये उसमें होता। इसका मतलब कि जब ये एड्रेस आप जनरेट करते हैं तो आपको ओएस को रोकना चाहिए, एक इनवैलिड या वैलिड बिट का इजाफा पेज टेबल में होगा और आपको ओएस आपको पकड़ लेगा कि भाई ये वाला पेज आपके लिए, ये एड्रेस आपके लिए इनवैलिड है। ठीक है जी। तो अब इसको हम एक तस्वीरी खाके से समझते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक पेज, एक प्रोसेस है लॉजिकल एड्रेस स्पेस में, उसके पास जो है 5 यानी टोटल 6 पेजेस हैं और 0 से 5 तक, और ये उसकी जो है ना रेंज है 0 से इस तक लीगल रेंज है, ये लॉजिकल एड्रेसेस की ये लीगल रेंज है। ठीक है, 0 से यहाँ तक। अब अगर आप देखें तो आपके 0 से 5 तक इसने, 0 से 5 इंडेक्स तक इसने आपको बताया हुआ है कि आपका ये पेज किस किस फ्रेम में बैठा है। मसलन आपका पेज नंबर 3 इंडेक्स होगा पेज टेबल में इंडेक्स 3 पे, तो वहाँ पे फ्रेम 7 में आप जाएं तो वहाँ पे आपका उसका पेज नंबर 3 आपका बैठा हुआ। लेकिन आपका पेज नंबर 6 और 7 जो है ना उसके अगेंस्ट एंट्री कोई नहीं है। ठीक है ना जी। और उसके आगे इनवैलिड आई फॉर इनवैलिड बिट और वी फॉर वैलिड बिट, यानी ये आपके वैलिड पेजेस हैं, यहाँ तक आपके एड्रेस स्पेस के वैलिड पेजेस हैं, और बाकी एंट्रीज जो हैं वो इनवैलिड की हैं। अब आप कहेंगे कि आपने सर ये पेज टेबल फिर 7 साइज़ का क्यों बनाया है, आप 5 का ही बनाते ना। वजह ये है कि यूजुअली आपके जो पेज टेबल्स होते हैं ना वो आप रेगुलर साइज़ का खूब बनाते हैं, मसलन 10 का, 20 का, 15 का, 16 का, इन पावर्स ऑफ 2 यूजुअली अगर आप बनाते हैं तो अब वो यही होता है कि वो इन पावर्स ऑफ 2, जैसे हमने कल एक बात की थी ना कि अगर मिसाल आपको पास 14 बाइट का डाटा चाहिए तो 14 बाइट आपको नहीं यूजुअली मिलेंगे। आपको अगर इन पावर्स ऑफ 2 में आप जाते हैं तो 2 पावर 4 इज 16, तो 16 बाइट का आपको चंक मिलेगा मिसाल। तो अब अगर आप 14 बाइट मांग रहे हैं तो वो 16 बाइट का आपको मिसाल, अगर वो 4 बाइट का एक पेज है तो 4 पेजेस आपको देगा, तो 4 4 16। तो अब जो 14 बाइट आप लेंगे तो ये 2 बाइट आपके ज़्यादा फालतू ज़ाया होंगे, जिसको हम जाके आगे कहेंगे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हुई। ठीक है, इंटरनल फ्रेगमेंट। तो इसी तरह यही चक्कर है, पेज टेबल जब आपका बनता है तो उसमें कुछ लोकेशन आपकी खाली हो जाती हैं जो कि आपके इस पे प्रोसेस को तो नहीं चाहिए, लेकिन शायद किसी दूसरा प्रोसेस आए तो वो जब अपना पेज टेबल बनाए तो उसमें ज़्यादा पेजेस ज़्यादा हों तो उसमें वो ये जो यूटिलाइज कर ले अपनी ये लोकेशंस, लेकिन उसके लिए फिर ये इनवैलिड नहीं होगी, वैलिड बिट वी सेट होगी। या आप इसको आसानी से वी और आई भी तो ये समझाने के लिए है, आप इसको जब कोड करेंगे जाके तो आप इस वैलिड की जगह फिर लिखें 1 लिखें बूलियन, और इनवैलिड के लिए 0 लिखें। 0 मीन्स दैट दिस इज़ नॉट योर लीगल पेज। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अगर आप इस बिट को, अगर आप वैलिडिटी और इनवैलिडिटी का तस्वर सिर्फ देते हैं इसलिए कि ये इसके लॉजिकल एड्रेस स्पेस में है या नहीं है, तो फिर तो आप 1 बिट इज़ ऑल्सो इनफ। लेकिन ये याद रखें कि पेज टेबल इतना सादा नहीं होता रियल ओएसिस में। आप अगर इसको एक से ज़्यादा लेंथ की बिट का पेज बनाएंगे तो उसमें फिर मिसाल के तौर पे आपके कुछ पेजेस ऐसे होते हैं रियल लाइफ ओएसिस में कि कुछ रीडेबल पेजेस होते हैं, कुछ राइटेबल होते हैं, ठीक है ना जी, कुछ एग्जीक्यूटेबल होते हैं, ठीक है ना जी। इसी तरह तो ये बहुत सारे मुख्तलिफ बिहेवियर्स होते हैं ना। तो प्रोटेक्शन बिट्स जो होती हैं ना आपकी, दे कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट रीड, राइट, एग्जीक्यूट बिहेवियर ऑफ सर्टन पेजेस एज वेल, रिमेंबर, बिसाइड्स वैलिड एंड इनवैलिड। तो अब अगर आप इस तरह के बिहेवियर भी रिप्रेजेंट करते हैं बिसाइड्स उसकी वैलिड और इनवैलिड होना उसका, तो अब इसका मतलब है कि अगर मैं ये 1 2 3 4 5 बिहेवियर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ
मिसाल 5, तो 5 तो देखें ना, 5 के लिए तो मैं अगर 2 पावर 2 लूँ तो 4 कॉम्बिनेशन, लेकिन मुझे तो 5 डिफरेंट बातें अगर समझानी है तो फिर मुझे 2 पावर 3 विच इज़ 8, तो 3 बिट्स में मुझे ये बात यहाँ पे फिर वैलिडिटी बिट्स मेरी 3 होनी चाहिए, यानी उसका साइज़ 3 होना चाहिए। समझ आइए ना। तो अब इसमें मतलब ये हो जाएगा कि लेट्स से इनवैलिड के लिए तो मैंने 0 0 0 रिजर्व किया है, ठीक है। यानी इनवैलिड का मतलब यह है कि आप ज़ीरो वैल्यू, यानी इंटीजर ज़ीरो, यानी अगर मैं साइड पे इंटीजर ज़ीरो लिख दूँ तो वो रिज़र्व है आपकी इनवैलिड के लिए, और बाइनरी में 3 ज़ीरोज़ लिखेंगे आप। और अगर आपने 1 रिज़र्व किया हुआ वैलिडिटी के लिए तो फिर आप उसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 0 1, ठीक है ना जी। क्यों? क्योंकि आपको पता है, कल मैंने बताया था कि 0 0 1 को अगर आप जल्दी से इसका डेसिमल में निकालेंगे तो शॉर्टकट वे आपको पता है कि 2 पावर 0, 2 पावर 1 और 2 पावर 2। अब जहाँ जहाँ 1 आया है उसको बाइनरी को वो देख लें, तो यहाँ ये इन दोनों को तो आप जमा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 0 आया है और इस 2 पावर 0 से आएगा 1, इट मीन दिस इज़ डेसिमल 1। इसी तरह आप फिर जो ना इस रीडेबल के लिए, एक्सिक्यूटेबल के लिए कोई अपना डेसिमल वैल्यू दें और उसके लिए बाइनरी वैल्यू यहाँ कोई सेट कर लें, तो फिर आपकी जो है ना वैलिडिटी और इनवैलिडिटी बिट की का जो मकसद है वो खाली ये नहीं होगा, बल्कि आप ये भी ओएस को बता सकेंगे कि मेरे इस प्रोसेस के लॉजिकल एड्रेस स्पेस में मिसाल पेज 2 जो है वो रीडेबल है, पेज 3 जो है वो एक्सिक्यूटेबल है, पेज 4 जो है राइटेबल है। तो फिर ये प्रोटेक्शन बिट्स ये इससे ये होता है कि गलती से भी इस प्रोसेस का, मिसाल अगर ये रीडेबल पेज है पेज 4, तो कल को इस प्रोसेस के अगर कोई दूसरा प्रोसेस के साथ आपने ये पेज शेयर किया हुआ है, ये हिस्सा अपने प्रोसेस का, और ये लेट्स से रीडेबल है, तो वो इसको राइट करने की या चेंज करने की कोशिश करेगा तो वो एरर आएगा, वो आपका इसको जो है ना इसको रोकेगा। वो इस लेवल पे आप इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि भाई यू कैन नॉट राइट ऑन दैट पेज, ठीक है ना जी। तो ये वो मोड बिट्स जिसे हम कहते हैं ना कि डिफरेंट मोड्स हैं पेजेस के, one mode is that it is readable, another mode is it's writable, another mode is it is an executable page, it's a valid page, an invalid page, and वगैरह वगैरह बहुत सारे आपके यूनिक्स में, आप लिनक्स में जाएं तो आपके जो है ना वो जब आप वो डिटेल उसकी कमांड लिखते हैं ना तो उसमें वो आपको पूरी बताता है कि ये रीडेबल है, राइटेबल है, एक्सिक्यूटेबल है, फलाना है, वो कौन सा किस किस्म की ये फाइल है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह पेजेस लेवल पे भी ये तस्वर आप इन्फोर्स यूजिंग प्रोटेक्शन बिट्स जो होती हैं ना वो आप इन्फोर्स कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं एक तस्वर पे, दैट इज़ अबाउट शेयर्ड पेजेस। तो शेयर्ड कोड, वन कॉपी ऑफ रीड ओनली और री एंट्रेंट कोड शेयर्ड अमंग प्रोसेसेस, दैट इज टेक्स्ट एडिटर्स, कंपाइलर्स, विंडो सिस्टम्स। कुछ ऐसे पेजेस होते हैं ना जैसे कि टेक्स्ट एडिटर्स हैं। अब टेक्स्ट एडिटर का जो कोड है वो अगर टेक्स्ट एडिटर को यूज़ कर रहा है एक प्रोसेस भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, तो वो उसके जो फिक्स पेजेस हैं वो सारे यूज़ कर रहे होंगे वन बाय वन। तो वो अपने एड्रेस स्पेस में उसको वो जो है ना यूज़ करेंगे, कॉल करेंगे, और वो जनाब री लोड उसको बार बार नहीं करेंगे, यानी वो तो वक्त स्पेस का ज़िया है। कल जो हमने लास्ट टाइम शेयर्ड लाइब्रेरीज का भी तस्वर पड़ा था, डायनेमिक लिंकिंग और जहाँ डायनेमिक लोडिंग की मैंने बात की थी लास्ट लेक्चर में। तो शेयर्ड कोड मस्ट अपीयर इन द सेम लोकेशन इन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो ये अब आपने याद रखना है कि जो चीज़ शेयर्ड है अमंग डिफरेंट प्रोसेसेस, तो फिर वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस में ये एक जगह आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है वो शेयर्ड कोड जो होगा, मिसाल टेक्स्ट एडिटर है, तो वो अगर आपने फ्रेम नंबर मेमोरी, फिजिकल मेमोरी में आपने मिसाल के तौर पे फ्रेम नंबर 3 में लोड किया हुआ है और 4 में लोड किया हुआ है, ठीक है। तो अब वो जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके पेज टेबल में जहाँ भी आप इसको एक्सेस करेंगे तो उसका पेज नंबर 3 और 4 ही आपके में वो होना चाहिए, ठीक है ना जी। पेज नंबर 3 और 4 में, यानी उसके 01 पेज नंबर 01, पेज नंबर 01 में 3 4 ही होना चाहिए, अगर तो उन्होंने यही एडिटर सब ने यूज़ करना है, ताकि वो एक ही कॉपी मेमोरी में पड़ी हो और सब उसको शेयर करें इस फ्रेम्स को। तो फिर आगे वो क्या कहता है कि शेयर्ड कोड मस्ट अपीयर इन द सेम लोकेशन इन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोसेस। आगे में एक डायग्राम में हम समझ जाएंगे इस बात को। और जो प्रोसेस का प्राइवेट कोड और डेटा होगा, जो उसका ज़ाती होगा, तो ठीक है वो डिफरेंट जगहों पे हो सकता है,
that each process keeps a separate copy of code and data, and the pages for private code and data can appear anywhere in the logical address space. उसमें आप आज़ाद हैं, जिधर भी आपको मेमोरी फ्रेम्स में ओएस देता है वो आप वहाँ पे कहीं से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में आप देखें, अभी आपको वो बात जो पीछे है वो नज़र आ रही है। अगर आप गौर करें तो लेट्स से ED1, AD2, AD3, दिस स्टैंड्स फॉर लेट्स से एडिटर 1। एक एडिटर है जिसके 3 पेजेस हैं, कोई टेक्स्ट एडिटर वगैरह, जिसको प्रोसेस P1 भी इस्तेमाल कर रहा है, प्रोसेस P3 भी इस्तेमाल कर रहा है और प्रोसेस P2 भी इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर इन्हें इस्तेमाल करना है तो हमने कहा था ना कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस में ये तीनों इसको एक जगह पे इस्तेमाल करेंगे, लोड करेंगे। तो देखें पेज नंबर 0, 1, 2 में इन्होंने इस एडिटर को अपने यूज़ करना है, और देखें उसमें जो एंट्री है वो सेम है। आप देखें 3, 4, 6, इसके पेज टेबल में भी 3, 4, 6 और इसके पेज में, क्योंकि ये कॉमन है। या वो वाली बात आपको इस पिछली स्लाइड में समझ आएगी जो यहाँ पे मैंने बुलेट नंबर 2 में ऊपर डिस्कस की है कि शेयर्ड कोड मस्ट बी appear in same location in the logical address space of all processes। तो वो जो है ना आपको यहाँ मिल गया। और जो इसकी ज़ाती प्राइवेट डेटा है, डेटा 1 इसका प्राइवेट है, डेटा 2 इस P2 का प्राइवेट है और डेटा 3 इस P3 का प्राइवेट है। तो वो आपने पीछे पढ़ लिया कि प्राइवेट डेटा ईच प्रोसेस कीप सेपरेट कॉपी ऑफ कोड एंड डेटा and the pages of private data and data can appear anywhere in the logical। तो वो आप देख लें anywhere, वो देखें इसका प्राइवेट डेटा जो है ना फ्रेम नंबर 2 में है, ये देखें इसका प्राइवेट डेटा फ्रेम नंबर 1 में है और इसका प्राइवेट डेटा जो है ना फ्रेम नंबर 7 में। ठीक है जी। तो ये वो बात है जो कि आपको समझ आनी चाहिए, जिससे हम बहुत हमारी एफिशिएंसी, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं ना, तो मेमोरी मैनेजर ने ये सारा ध्यान रखना होता है। उसने ये जो फिज़िकल मेमोरी है ना, ये बड़ी एफिशिएंटली इस्तेमाल करनी है, तो उसको एफिशिएंसी दरकार है। तो उसने एफिशिएंसी दरकार करने के लिए उसने मेमोरी को इंटेलिजेंटली यूज़ करना है। तो इसी तरह जितने आपके कंपाइलर्स हैं, टेक्स्ट एडिटर्स हैं, या इस तरह ऐसे एडिटर्स या वर्ड प्रोसेसर्स हैं, जिस तरह ऐसी चीज़ें जो कॉमन है, जो बहुत सारे प्रोसेसेस एट अ टाइम आपके प्रोसेस चल रहे हैं वो इसके अंदर, और वो उनको यूज़ कर रहे हैं, तो उनका कोड जो है ना वो सब लोग शेयर कर रहे होते हैं। उनके एड्रेस स्पेस में उनके जो रेलेवेंट पेजेस हैं वो दे आर बेसिकली शेयरिंग दैट, सो दैट दे आर नॉट कॉपिंग अगेन एंड अगेन द सेम स्टफ इन देयर एड्रेस स्पेस, ताकि वो बार बार अपना अपना पोर्शन जो है ना उसी सेम कोड का जो है ना कॉपी ना करें, बल्कि उसको जो है ना री यूज़ करें वहाँ से। और समझ इसलिए भी आती है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा प्रोसेस, क्योंकि किसी एक ख़ास टाइम पे प्रोसेस P1 चल रहा होगा तो वो यही पेजेस इनको वो यूज़ करेगा, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा P2 लेट से आएगा तो फिर वही पेजेस ये अपने इस्तेमाल करेगा, फिर इसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ लेट से P3 आया, फिर वही इस्तेमाल करेगा एडिटर के पेजेस, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ P1 आया, लेट से अगर राउंड रॉबिन चल रहा है ऐसे इनके दरमियान, तो मिसाल के तौर पर वही पेजेस हैं जो एक ही जगह पड़े हैं, एडिटर ED1, ED2, AD3 के ये जो 3 पेजेस हैं अपनी अपनी इसी जगह पे फिक्स जगह पे पड़े हैं, और बार बार ये प्रोसेस को यूटिलाइज अपनी अपनी बारी पर कर रहे हैं। और वो बारी कौन डिसाइड कर रहा है वो आपको पता है कि इनको CPU स्केजुलर, जो आपने चैप्टर नंबर जो हमने पढ़ा था 5 स्केजुलिंग में, वहाँ पे वो इनके ज़िम्मेदार है कि वो इनको कैसे स्केजूल करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी जो है ना ये प्रोटेक्शन बिट्स और एफिशिएंट यूजेज ऑफ मेमोरी जो है उसकी बातें अभी ख़त्म होती हैं। अब हम एक जो है ना वो मौजू छेड़ते हैं जो मैंने लेक्चर के शुरू में कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ पेज टेबल पे अब ज़रा बात करते हैं। और वो क्या कि आपको पता है कि हमने कहा कि मेमोरी आपकी जो है ना वो फिक्स साइज़ ऑफ चंक्स में तकसीम है। ठीक है ना जी। फिक्स साइज ऑफ पेजेस हमने कहा था लॉजिकल एड्रेस स्पेस में होते हैं, और उसके अगेंस्ट फिक्स साइज ऑफ फ्रेम्स, ठीक है, मेमोरी में होते हैं। तो मिसाल अगर 4 यानी अगर मैं ऐसे कहूँ कि अगर आपका एक फ्रेम 1K का है तो इट इज़ 1024 बाइट्स। ठीक है। अच्छा,
अब अगर हम ये कहते हैं कि इफ पेज टेबल इज सो ह्यूज, यानी बहुत बड़ा प्रोसेस है आपका जिसका पेज टेबल बहुत बड़ा है, एंड इट कैन नॉट बी एडजस्टेड इन वन फ्रेम, यानी ज़ाहिर है आपने भी थोड़ी देर पहले मुझे कहा ना कि एक प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, आप उसका पेज टेबल बनाएंगे यहाँ जिसमें एंट्रियाँ कितनी होंगी जितने उसके पेजेस होंगे। अब वो जितने भी हैं, लेट से 0 से 99 पेजेस हैं, ठीक है। अब 0 से 99 ये जो पेजेस, ये पेज टेबल है, इस पेज टेबल का साइज 1K से ग्रेटर है, ठीक है, 1K से ग्रेटर है। लेकिन आपकी मेमोरी तो 1K के फ्रेम्स में आपने फिक्स साइज में तकसीम की हुई है। ये 1K का एक डब्बा 1K के 1K के चंक्स में तकसीम की है। अब जब इसका ये एक पेज टेबल 1K से बड़ा हो रहा है, तो अब ये पेज टेबल, जब आप पेज टेबल भी अभी आपने पीछे वो इफेक्टिव एक्सेस टाइम जो निकाला है, तो आपने कहा था ना 2 मेमोरी एक्सेस होते हैं, एक पेज टेबल के लिए और एक फिर उसके फ्रेम के लिए। तो ये पेज टेबल मेमोरी में आप कैसे इसको बिठाएंगे जब इसका साइज़ 1K से ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक, जब इधर आप इसको बिठाएंगे तो ये एक पेज में फ्रेम में बैठ नहीं सकेगा, तो ये तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ज़रूरी तो नहीं है कि आपको इधर एक फ्रेम मिला तो साथ ही इधर दूसरा फ्रेम भी होगा, तो आप कहेंगे चलो ये इधर बैठे और कुछ हिस्सा इधर बिठा लेते हैं, ऐसे तो नहीं होता। मतलब ये कि यहाँ पे अगर ये खाली है तो शायद फिर आगे ये खाली हो, फिर आगे ये खाली हो। तो इसका मतलब है कि अगर ये मिसाल 1.5K का ये मिसाल टेबल है बनता है, अगर मैं एक्चुअल एक प्रोसेस का बनाऊं से पेज टेबल बनाऊं और फिर उसकी अगेंस्ट फ्रेम्स मुझे मिलेंगे इसके अंदर जो एंट्रियां हैं जो हम पढ़ाए हैं, तो आप मुझे बताएं कि 1K का मिसाल आपने यहाँ पे टेबल बिठाया, तो 0.5K का टेबल कहाँ यहाँ बिठाएंगे, तो गज़ब है। ये तो इंडेक्स्ड होता है, आपने तो अभी कहा मुझे कि ये पेज टेबल आपने जितने कहा है ना ये इंडेक्स्ड होते हैं ना, ऐसे आपने कहा जी ये इंडेक्स कॉन्टिगुअस, मतलब पेज टेबल को अभी तक आपने कॉन्टिगुअस मेमोरी जहन में समझ के लेके चले हैं कि 0 1 2 3, क्योंकि आपने कहा है ना पेज नंबर इंडेक्स बन जाता है और उसके अंदर फ्रेम फिर उधर आप जाते हैं, ऐसे ही आपने कहा, तो ये तो इंडेक्स है ना। मतलब अगर आप इसको ऐसे प्रोग्रामिंग की टर्म्स में देखें तो ये तो 2D अरे नहीं आपके सामने नजर आ रही ये। और अगर ये वैलिड इनवैलिड बिट्स भी हटा लें और टिपिकल वो पिछली मिसालों पे चले जाएं, तो ये इस डायग्राम्स में आप आ जाएं तो ये तो आपको 1 डायमेंशनल एरे नहीं नज़र आ रही ऑफ साइज 4। इसकी अगर आप डिक्लेरेशन करेंगे तो क्या लिख देता हूँ मैं, इंट एरे का नाम और साइज 4। इसकी डिक्लेरेशन C++ में ऐसे नहीं करेंगे आप इस चीज़ की। तो अब तो ये कंटिगुअस है, लेकिन अगर आप कहें कि जी वो 4 ये तो और ये इधर देखें, इधर कमाल भी यही है कि ये 4 ही है साइज और इसके पेज का साइज भी 4 है। लेकिन अगर ये पेज टेबल ज़रा इससे बड़ा हो जाता, मिसाल के तौर पर 8 साइज का होता, अब आप इस पूरे पेज टेबल को यहाँ कैसे बिठाते? वो 8 साइज का है जबकि पेज साइज आपका फिक्स है 4 बाइट्स का, आपने यहाँ खुद कहा हुआ है 4 बाइट पेज। समझ आइए बात। तो अब गज़ब है, अब इस गज़ब को कि इस बड़े पेज टेबल, अगर पेज प्रोसेस इतना बड़ा है, यानी ये तो बहुत छोटा है ना, एक बहुत बड़ा प्रोसेस आ जाए, उसका पेज टेबल भी तो उस हिसाब से थोड़ा बड़ा बनेगा ना, क्योंकि उसमें पेजेस इतने ज़्यादा होंगे कि आपको एंट्रियां बनाने के लिए बड़ा पेज टेबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन अब आप उस एक पेज टेबल को इकट्ठा नहीं बिठा सकेंगे इधर एक फ्रेम में, क्योंकि फ्रेम के साइज तो 4 बाइट के हैं, ये आपने खुद कहा है। तो अब उसके लिए ये जो आगे हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारी अब आज जो मज़ीद लेक्चर में डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो इस बात पे होगी कि अब हम पेज टेबल को कैसे मैनेज करें अगर वो एक फ्रेम में एडजस्ट मेमोरी के नहीं होता। तो सोचने वालों ने, रिसर्चर्स ने इस पे रिसर्च की, सोचने वालों ने सोचा, तो उन्होंने कुछ टेक्निक्स निकाली। 3 बुनियादी टेक्निक्स इसमें डिस्कस हुई हैं, और भी हैं कुछ, इनके मिक्सचर से भी बन सकती हैं। और वो जो बुनियादी 3 डिस्कस हैं वो क्या हैं? एक को हम कहते हैं हायरार्किकल पेजिंग, दूसरी है हैश्ड पेज टेबल, और एक है इन्वर्टेड पेज टेबल। अब ये देखते हैं कि इसको हम आज कितना कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हायरार्किकल पेज
टेबल के ऊपर। हायरार्किकल नाम से है, हायरार्की आपने समझा है ना, ट्री डाटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था मेरे साथ कोर्स में, तो वो एक हायरार्की होती है, इधर एक, उसके नीचे फिर एक नोड, फिर एक नोड, फिर फर्दर वो, फिर एक नोड, फिर एक उसमें नोड में तकसीम हो, ये एक हायरार्की है। अच्छा, इस डायग्राम को मैं ज़रा सा अगर इसकी जो है ना ओरिएंटेशन बदल दूँ ना, तो हायरार्की इस तरह हो जाएगी कि मैं कहूँ कि अगर इस डायग्राम जो अभी मैंने बनाई है इसको मैं ऐसे बना लूँ अगर, तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए ऐसे। तो ये भी वही हायरार्की है ना, ट्री है ना, वही है, लेकिन मैंने उस शक्ल को ज़रा 90 डिग्री कहें जी एक शिफ्ट दे दिया है वही तस्वीर को। अब ये डायग्राम आपको ज़रा सा आगे स्लाइड पे मैं जाता हूँ, तो ये डायग्राम आपको कुछ इधर ऐसी ही मिलेगी, ज़रा देख रहे हैं आप। ये एक नोड है, फिर इससे एक ब्रांच ये निकली, ये निकली, ये निकली, फिर उसके उधर अंदर से फिर एक ब्रांचें निकल रही हैं, इससे अपनी निकल रही हैं, इससे अपनी निकल रही हैं, फाइनली फिर यहाँ पे आके एक डब्बा जो ये एक्चुअल मेमोरी है। अच्छा, ये एक लीफ है बस, इसका समझें, एक डब्बा है, इससे मज़ीद आगे कोई फिर ब्रांचिंग नहीं है। तो ये 2 लेवल पेज टेबल है, लेकिन मैं बाद में बातें बताता हूँ आपको। हायरार्किकल पेजिंग इसको नाम क्यों दिया गया है, मैं पहले वो आपको समझाने के चक्कर में हूँ। हायरार्किकल पेजिंग एक हायरार्की से है कि इसमें आपको हायरार्की मिलेगी। अच्छा चले जी, ये भी समझ आ गई। अब आ जाए जी उसकी मंतिक पे कि ये कहना क्या चाहता है। अब इसमें कहना अब ये चाहता है हायरार्की में कि इसमें ब्रेक अप द लॉजिकल एड्रेस स्पेस इनटू मल्टीपल पेजेस। ठीक है जी, ये भी मुझे समझ कुछ इसलिए आती है कि आपने खुद कहा कि आपका पेज टेबल इतना बड़ा हो गया है कि मेमोरी में जो आपका एक ब्लॉक है उसमें ये पूरा पेज टेबल आके नहीं बैठ सकता, और आपने इसको तोड़ना होगा, आधा इधर बिठाना होगा लेट्स से और आधा इधर बिठाना होगा ऐसे। ठीक है, तो वो कहता है ब्रेक अप करो लॉजिकल एड्रेस स्पेस को इनटू मल्टीपल पेज टेबल्स, यानी एक पेज टेबल का हिस्सा इधर बिठाओ, एक इधर बिठाओ। ठीक है, और अ सिंपल लेवल इज टेक्निक इज 2 लेवल पेज टेबल, या इसको इन अदर वर्ड्स में ऐसे अगर कहूँ कि पेज टेबल को मजीद पेज कर दो। अ पेज टेबल इज पेज्ड, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, अब ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, पहले तो मैं ज़रा कंसेप्चुअल लेवल पे सिर्फ बातें कर रहा हूँ ना, ज़रा आपका दिमाग बनाने के लिए। अब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये बात को ज़रा लेते हैं अभी इस तरह से। मिसाल के तौर पे ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें आपको मिसाल के तौर पे ये सब मैं ये मेमोरी है। अच्छा, इसने नीचे तस्वीर में लिखी है ये फिजिकल मेमोरी है। आप ये समझ, ये इक्वली साइड डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें ये एक डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है, ये तीसरा डब्बा है, ये चौथा डब्बा है, सो मिसाल के तौर पे ये इसका ये फ्रेम नंबर्स है ना, ये फ्रेम, ये इसने फ्रेम नंबर लगाए हैं नीचे, ये फ्रेम नंबर 0 है, ये फ्रेम नंबर 1 है, चलते डॉट 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 का मतलब है आप 100वें फ्रेम पे आ गए, फिर डॉट 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 ये 5वां फ्रेम है, डॉट 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 ये 929वां फ्रेम है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा, अब ये इक्वली साइज डब्बे हैं, तो इस डब्बे का कुछ साइज भी होगा, लेट्स से इसका साइज है 1024 बाइट्स। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि इसका साइज है 1K। ठीक है, मिसालन कह रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए आगे, यानी इस एक डब्बे का साइज है 1K। अब मुझे बताएं, अगर आपके पेज टेबल का साइज 1K से बड़ा होगा तो आप उस पेज टेबल को फिर तोड़ेंगे, एक फ्रेम में तो वो नहीं आएगा। जब एक फ्रेम में नहीं आएगा तो अब उसकी जो है ना मैकेनिज्म देखें। अगर वो मिसाल के तौर पे आपके पास टोटल फ्रेम्स जो हैं जितने भी हैं मेमोरी में, उससे हमें बहस नहीं करनी। अब आप ज़रा देखें ये कि मिसाल आपके हम कहते हैं ना, हमें ये 32 बिट मशीन है, ये 64 बिट मशीन है, वगैरह वगैरह ऐसी बातें हम करते हैं ना। तो मिसाल के तौर पे अगर हम 32 बिट की मिसाल ले लेते हैं,
32 बिट की मशीन में आप बैठे हैं, ठीक है ना जी। और थोड़ा सा इधर ही मैं यहाँ दिखा देता हूँ, तो इधर जगह नहीं है, लेकिन चलें फिलहाल इधर समझ लेते हैं। ये 32 बिट की मशीन है और इसमें मैंने ये 10 बिट्स, ये 10 बिट्स और ये 12 बिट्स ऐसे दो हैं। ये क्यों किया मैं तो बताता हूँ आपको। आप मुझे बताएं, जब आपने पेज, वो जो मैंने मिसाल लास्ट टाइम दी थी आपको, यहाँ पे एक सेकंड वो किधर थी, जो कल मैंने आपको पूरी कैलकुलेशनें करके बताया था। हाँ, यहाँ पे जब मैंने कहा था कि 2m और m-n बिट्स जो है ना पर वो इसके लिए पेज नंबर है, तो यहाँ पे इस स्लाइड पे मैंने पूरी एक कैलकुलेशन की थी आपको, अगर आपको याद हो, ठीक है ना जी। वो आप लास्ट वीडियो मेरी खोल के देख लें, तो यहाँ पे मैंने पूरी स्लाइड को पूरा गंदा किया था। इधर यहाँ पे मैंने ये D3D जो है ना कैसे मैप हो के आपका पेज नंबर 0 से आप यहाँ 5 पे आए, और जनाब फिर डी ये जनाब आपको यहाँ पे कैसे मिला था, वो मैंने पूरी कैलकुलेशन की थी कि आपको जो है ना 5 बिट्स जो है ना 3 बिट्स यहाँ पे और 2 बिट्स पेज साइज, क्योंकि ये 2 बिट का है में कवर होता है एक पेज साइज, क्योंकि 4 बाइट का है, ठीक है। तो ये सारी मैंने बताई थी। तो अब मैं उसी बात से चलता हूँ आगे कि अगर आपका पेज साइज इस डायग्राम में आपने मुझे कहा है क्या है, 1024 बाइट्स है, तो ये इसके किसी ऑफसेट हमने किसे कहते हैं कि विद इन पेज कितना आगे जाऊं, यानी पेज के अंदर मैं कितना आगे जाऊं, डी, जिसे पिछले पेज टेबल में आप एफ और डी का पेयर बनाते थे ना, एफ और डी, ये देखें एफ और डी था ना आपका, एफ, तो पेज ये पी जो है आपका इंडेक्स बन जाता था कि कितना इंडेक्स पे जाएं, और अंदर फ्रेम नंबर मिलता था, वो तो उससे तो आप वो ये फ्रेम नंबर 0 है, ये 1 है, तो मिसाल अगर ये यहाँ 1 होता था तो 1 पे चले जाते थे, और ये डी ऑफसेट था। ये ऑफसेट यानी अगर आपने इस बाइट पे जाना है तो ये बताता था कि इस फ्रेम नंबर 1 के अंदर कितना आप आगे जाएंगे, यानी इस बाइट तक कैसे पहुंचेंगे, तो ये ऑफसेट डी बताता था। तो अब वहीं पे जाएं उस डायग्राम में, तो यहाँ पे ये 10 बाइट्स मैंने क्यों दिए हैं 32 बिट मशीन में, क्यों क्योंकि मैंने जब इवेंचुअली इस पेज में मेमोरी में आना होगा, तो मुझे तो आप इस एक डब्बे में बताएंगे ना कि किधर जाना है, और उसकी भी एक 1024 बाइट्स उसका साइज है, तो मुझे तो 10 बिट्स का ऑफसेट रिजर्व करेंगे ना, 10 बिट्स के अंदर वो मुझे बता देंगे कि किस बिट, क्योंकि 2 पावर 10 इज 1024, तो मुझे आप एग्जैक्टली ऑफसेट इसका बता देंगे कि मुझे आपने इस डब्बे में किस बाइट तक एग्जैक्टली आप बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो वो आप मुझे इस 10 बिट्स में बता देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब पिछली 10 बिट पे आ जाएं कि ये क्यों, देखें ये, अब आप देखें ये जो 10 बिट हैं, ये आपका ऑफसेट बनेगा इसका, ये अंदर जो एक पेज टेबल है ना, ये इसका साइज और इस डब्बे का साइज सेम होगा। अच्छा, ये भी 1024 है, ये भी 1024 है, लेकिन इसके अंदर जो एंट्री पड़ी है ना, वो एक्चुअली आपकी किसकी पड़ी है, ये 500 एंट्री बता रहा है फ्रेम नंबर, इससे आप पहुंच जाते हैं 5वें फ्रेम पर, ठीक है। तो ये 500 तक पहुंचना, ठीक है ना जी। ये वाला ऑफसेट आपको किधर से पता लगेगा, ये इस 10 बिट से पता चलेगा, यानी ये ऑफसेट डी ये आएगा आपको इस 10 बिट से मिलेगा, और इस 500 में इस खास जो है ना जगह तक जाना, इस खास बिट तक जाना, ये जो फासला है डी डिस्प्लेसमेंट, ये आपको इस 10 बिट से पता लगेगा। एंड द रिमेनिंग ये होगा, ये क्या होगा, ये वो 12 बाइट्स जो आपकी जो बिट्स रह गई, ये आपकी इस आउटर पेज टेबल के इंडेक्स के लिए रिजर्व हो गई। समझ अब आपको आई है, यानी आपके 2 लेवल की पेजिंग में आप सबसे पहले ये 12 बिट्स के अंदर आप पहुंचेंगे
ये पेज टेबल आपका इंडेक्स बनेगा इसके लिए, इस इधर से जो बाइनरी वैल्यू आएगी इस बिट में वो आपको ले जाएगी इसमें उस एग्जैक्ट उस इंडेक्स में। तो उधर से आपको मिलेगा क्या, इस एड्रेस मिलेगा किसका, स्टार्टिंग एड्रेस इसका, मिसलन इसका आपको मिल गया ये 1, यानी इसका इस टेबल का स्टार्टिंग एड्रेस मिल गया मेमोरी के। ठीक है, वो आप यहाँ पे आ गए। जब यहाँ पे आ गए तो अब अगर इस अगली 10 बिट्स में जो है ना 000 लिखे हुए हैं सारे, तो फिर तो इसका मतलब है कि आप ये पहला इसका इंडेक्स ही ले लेंगे जो कि 1 है, यानी 1 पेज पे चले गए। लेकिन अगर आपका 500 पे जाना है तो आप अकॉर्डिंगली डिस्प्लेसमेंट में डी वैल्यू में आपको वो इस लोकेशन तक लाएगा। डिस्प्लेसमेंट ये डी ये तय करेगा डिस्प्लेसमेंट विद इन दैट पेज, क्योंकि इस डब्बे का साइज में मैंने आपको क्या कहा है 1024 है, क्योंकि अब आपकी मेमोरी भेजा ना, आपको मैंने बता दिया है फ्रेम साइज 1024 है, तो अब आपके डब्बे जो है ना जेन में रखें 1024 से बड़े नहीं हो सकते। और ये पेज टेबल फर्दर पेज हो गया है, तो सारे जितने भी पेज टेबल्स हैं, जितनी भी हायरार्की बड़ी कर लेंगे उसमें एक डब्बा एक यूनिट एक जो है ना वो 1024 बाइट से अब बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, अब जब यहाँ से आप 500 पे पहुंच गए यहाँ तक की 10 बिट से, तो अब 500 पे जब यानी इस लोकेशन तक आ गए, 500 से मेरी मुराद ये कि ये वाला इंडेक्स पे पहुंच गए इस 10 बिट से। फिर इस 10 बिट्स के जब अंदर गए तो उसमें लिखा हुआ था 500, तो आप 500वें फ्रेम पर आ गए। 500वें फ्रेम पर आ गए तो अब ये 10 बिट्स आगे बताएंगी कि 500वें फ्रेम के अंदर कितना आगे जाना है, डिस्प्लेसमेंट डी ऑफसेट वो ये 10 बिट बताएगा आपको, क्योंकि वो एक पेज का साइज एक फ्रेम का साइज 1024 बाइट्स है, तो 10 बिट्स में आप मुझे बता देंगे कि आपने कितने बाइट पे जाना है, विच बाइट विद इन दैट फ्रेम आपको जाना है, तो ये 10 बिट्स ये बताएंगे। तो 32 बिट मशीन में आप इसको ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं इस मसले को। अब भी अगली स्लाइड पे इसी बात को मैं ये जो है ना किताब वाला भी ऐसी एक्सप्लेन करेगा अभी कि a logical address space of 32-bit machine with 1K page size is divided into a page number consisting of 22 bits। अब वो 22 बिट्स पेज नंबर इसलिए कह रहा है कि ये असल में एक पहले P और D आपका ओरिजिनल P और D होता था ना, तो P और D आपका ओरिजिनल ऐसे होगा, यानी ओरिजिनल स्कीम आप याद करें ना, ओरिजिनली ऐसे होता है ना। मैंने जैसे आपको लेक्चर के शुरू में कहा ना कि अ पेज टेबल इज फर्दर पेज्ड, तो शुरू में पेज टेबल तो P और D का मरकब होता है ना, तो वो कैसे होता है, वो जैसे आम होता है P और D, यानी इस डायग्राम में आप ले लें P और D से कॉम्बिनेशन है ना, फिर आपने अगली उसमें P को फर्दर तोड़ा है मजीद 2 हिस्सों में, ठीक है ना, P1 और P2 में, वो जो मैंने आपको हायरार्की समझाई है, तो उसमें आप जाएं तो अभी उधर इसको इसने उस बात को वहाँ पे करता है फिर कि आपने इस P और D के कॉम्बिनेशन को फर्दर 22 बिट्स को आपने तोड़ा है किसमें, 12 बिट P1 और PI कह लें या P1 और P2 में, और D डिस्प्लेसमेंट उसी तरह ऑफसेट है, ठीक है। अब पेज ऑफसेट इज कंसिस्टिंग ऑफ 10 बिट्स। वो 10 बिट्स क्यों है, क्योंकि आपने ऊपर कह दिया है कि 1K पेज साइज है, जो मैंने पिछली डायग्राम में बताया कि ये जो आपका जो है ना ये फ्रेम ये 1024 बाइट्स का है, यानी 1K इसका साइज है, ठीक है। तो जब 1K साइज है इसका, तो अब आप इससे बाहर नहीं जा सकते लिमिट से, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अच्छा इसमें एक बात है कि ये कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर बाहर आपके भी तो 10 ही बाइट होने चाहिए, तो क्योंकि ये 10 है ये 10 है तो ये भी 10 होने, तो वो बात सही है, लेकिन 32 बिट मशीन है, तो अगर यहाँ 10 होंगे तो मैं ये कहूँगा कि वही बात है कि आखिरी 2 बिट्स आपके ज़ाया जाएंगे, एक किस्म का ऐसे समझ लें। 10 बिट के अंदर ही आपकी लीगल पेजेस डिफाइन हो जाएंगे, यानी कि ये मसला वैसी है कि जैसे मैंने यहाँ जा कहा था ना कि ये यहाँ पे आपके इलीगल पेजेस हैं, ये देखें इसके लीगल पेजेस 5 है ना, बाकी ये जो बिट्स हैं ये ज़ाया गई हैं ना, तो उस तरह से एज्यूम कर लें, क्योंकि अब 32 बिट मशीन में आप है ना अगर इजाफी बिट्स हैं तो उसके साथ क्या करेंगे, अगर वो यूज़ नहीं हो रही हैं तो बस नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। आपने इन पावर्स ऑफ 2 या मल्टीपल्स ऑफ 2 पे आप काम करते हैं ना, क्योंकि मशीन्स
और हमारी सारी मशीन्स भी उस पर ईजीली काम चलती हैं इन पावर्स ऑफ 2, क्योंकि हमारा जो साथ बैक एंड में सारे गेट्स चल रहे हैं, हार्डवेयर जो हमारा चल रहा है वो बाइनरी में चलता है। तो हमारा सारा जो मैकेनिज्म है पीछे मेमोरी का और गेट्स का और वो हार्डवेयर और सब वो बाइनरी पे चलता है, इन पावर्स ऑफ 2 पे वो इजीली हमारा जो है ना सिस्टम डिज़ाइन होता है। तो इसलिए इस तरह से अगर आया है तो वो कोई इशू नहीं है। यानी अगर आखिरी लेवल पे कोई बिट्स ज़ाया हो रही हैं तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन इधर इनर लेवल पे आप जो है ना उसको 10-10 लेंगे तो मतलब ये कि 10 और पावर 10 1k = 1024, उस तरह से आप आगे चल सकते हैं। अच्छा जी, अब सिंस द पेज टेबल इज पेज्ड, जो मैंने कहा शुरू में, फर्दर इज ये पेज जो है ना ये फिर पेज हो गया है, तो नंबर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 12 बिट पेज नंबर एंड 10 बिट ऑफ ऑफसेट, वो मैंने बता दिया। थस द लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज एज फॉलोज, where Pi is the index of outer page table and P2 is the displacement within the page of the outer page table। अच्छा, इसी बात को हम जो है ना अपने जो है ना उसमें इस तरह से भी डायग्राम में अगले जो है ना उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखें वो P1 मैंने आपको वो जो आउटर पेज टेबल वो दिखाया ना होगा उसमें, तो वो जो आउटर पेज टेबल था उसमें P1 आपको कहाँ लेके जाता है, उसके इंडेक्स पे। यानी मिसाल ये इस तरह तो P1 ये इसका डिस्प्लेसमेंट है कि P1 मसलन अगर P1 जो है ना 6 है तो ये 6th इंडेक्स पे आपको ले जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपको जो है ना दूसरे लेवल का मसलन 18 है तो ये 18वां जो है ना फ्रेम पे आपको ले जाएगा, तो वहाँ पे जो है ना आपको 18वें फ्रेम पे एक दूसरा पेज टेबल मिलेगा। उस पेज टेबल पे जनाब आप उधर जो है ना जो है उसमें आगे कितना जाना है वो P2 में डिफाइन है। तो P2 में 7 का अगर मिसाल 7 है तो 7 का मतलब है कि आप इस टेबल के 7वें इंडेक्स पे चले जाएं। 7वें इंडेक्स पे जो है ना एक फ्रेम नंबर 81 पड़ा है तो आप 81वीं फ्रेम पे चले जाएं। तो 81वीं फ्रेम पे आप जाएंगे तो ये 81वीं फ्रेम है, 81 नंबर फ्रेम है, लेट्स से 1024 साइज का। 81वीं फ्रेम में जाएंगे तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखी होगी कि D, मतलब आप चले जाएं उसमें लेट्स से 1021 बाइट पे। तो अब आप इसके अंदर 1021 मिसाल अगर ये 1024 बाइट है इसका, तो 1021 इससे 2-3 बाइट ऊपर होगा, तो यानी इस लोकेशन पे आप पहुँच गए फिजिकल मेमोरी के, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट तो और ये ज़ाहिर है ये भी आपकी 10 बिट्स हैं, ये भी 10 बिट्स हैं और ये जो है आपकी 12 बिट्स हैं। तो इससे ये आपका वो जो पीछे स्लाइड पे जो सारा मैकेनिज्म है वो आपको जो है ना सही क्लियर हो गया होगा आपके कैसे आप, तो अब मतलब आपको समझ आ गया होगा कि ये भी जो है ना जो है ना 102.4 से नहीं बाहर जा रहा, ठीक है ना जी, ये भी उससे बाहर नहीं जा रहा, यानी 1K साइज से अब एक भी पेज टेबल आपका बाहर नहीं जा रहा। तो अब सवाल ये होगा कि प्रोसेस जितना बड़ा होता चला जाएगा हायरार्की उतनी भी ज़्यादा होती चली जाएगी। ये 2 लेवल हायरार्की इसने दिखाई है, मतलब अगर आप प्रोसेस इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है, अब मेरा यानी एक पॉइंट सुने कि आपका प्रोसेस इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि वो 2 लेवल पेजिंग से भी वो हल नहीं होता। मतलब कहने का मेरा ये है कि मैं इसको साफ करता हूँ कि आपका प्रोसेस इतना बड़ा हो गया है कि आपने ये मेमोरी है, ये 2 लेवल है ना, मतलब 2 लेवल, एक पेज, ये एक लेवल, ये एक लेवल, ये तो फिजिकल मेमोरी का लेवल है ना, तो इसको तो मत गिने ना। पेज टेबल अब आपका एक था दरमियान में तो ये 1 लेवल था, जब 2 लेवल आउटर पेज टेबल भी एक बना हो गया तो 2 लेवल हो गए। अब आउटर पेज टेबल आपका अगर वो भी 1K से बड़ा है तो फिर तो आप इसको भी पेज करेंगे ना, यानी इसको भी फिर 2 में तोड़ेंगे, तो इसका मतलब होगा इसका भी एक हिस्सा ये होगा और एक हिस्सा एक और होगा बनेगा, और फिर एक लेवल एक और इंट्रोड्यूस करेंगे आप इधर, तो फिर ये 3 लेवल हो जाएगा। 3 लेवल हो जाएगा कि नहीं पेज टेबल स्कीम, तो फिर एक लेवल ये हुआ, दूसरा लेवल ये हुआ और तीसरा लेवल ये बन जाएगा। वो कब कि जब आपका प्रोसेस इतना बड़ा है कि उसमें इतने ज़्यादा पेजेस हैं कि वो आप एक लेवल बनाते हैं फिर दूसरा लेवल बनाते हैं, तो तब भी उसमें जो ये पेज टेबल बनते हैं 2, वो 1 यानी जब इस लेवल पे भी अगर आप एक बनाएं इन दोनों से तो वो 1K से एक्सीड करते हैं, तो फिर आपको मजबूरी है उसको आधा आधा करना पड़ता है, एक आधा पोर्शन इधर आधा इधर, और फिर जब इनसे इनका रेफरेंस के लिए एक पेज टेबल बनाते हैं तो वो 1K
कि अंडर रहता है, तो अब आप कहते हैं कि अब ये 3 लेवल में कवर होता है। अब 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल जाते जाएं, डायनेमिकली ये रन टाइम पे डिसाइड करता रहेगा आपका ओएस। हायरार्किकल जो है ना पेजिंग स्कीम जो है ना आपको ये चीज़ बावर करवाती है, ये चीज़ डिक्टेट कराती है। अब आपको कुछ समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ हायरार्किकल जो है ना पेजिंग स्कीम फॉर द पेज टेबल्स, ठीक है। इसी की 3 लेवल की मिसाल अब आगे वो भी दे देते हैं। एक वो पेज 3 लेवल है। 3 लेवल मिसाल ये है कि अब मिसाल अगर 64 बिट मशीन है आपके पास है, तो अब उसमें 3 लेवल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले लेवल पे आप जो ना इनर पेज ऑफसेट 12 बाइट का है। मिसाल अगर आपके पास पेज साइज 2x12 का है तो आप जना 12 बिट के लिए जना ऑफसेट रख लें। इनर पेज टेबल को 10 पे मिसाल बिट रखना चाहते हैं, 42 बिट आपने जना आउटर के लिए रख दी। फिर आपने उसको फर्दर तोड़ा तो 10 बिट इसके लिए रख दी, 10 इसके लिए रख दी, 32 इसके लिए रख दी। अच्छा, अब आपका इसमें मसला अगर हल होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फर्दर आप इसको फिर तोड़ लें। तो 3 लेवल, ये 3 लेवल हुआ ना, तो ये फर्दर तोड़ेंगे 4 लेवल हो जाएगा। इस 32 को मज़ीद तोड़ लें, इससे 10 बिट इधर और ले लें तो 22 इधर चली जाएंगी। तो 22 इधर चली जाएंगी तो ये वही मसला बन जाएगा। फिर ये जो 22 बिट्स ये थी, उस 22 को फिर 12 और 10 में तोड़ लें और बात ख़त्म करें। तो इस तरह चलते जाएँ आप। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर मेमोरी, यानी कि आपका एक चंक, एक डब्बा, ये जो आपका ना ये एक कितनी साइज की मेमोरी साइज है। यानी अगर आप पहले डिसाइड करेंगे, बंदे से पूछेंगे कि भाई व्हाट इज़ योर, जैसे हमने पिछली मिसाल में यहाँ की थी ना कि वो बंदा कह रहा है कि 32 बाइट मेमोरी है और 4 बाइट का पेज है, या 4 बाइट का मेरी जो है ना फ्रेम है, ठीक है। तो बस ठीक है, उस हिसाब से फिर मैं पेज टेबल भी डिज़ाइन करूँगा और प्रोसेस चाहे जितना भी बड़ा हो जाए मैं उसके हिसाब से उसकी हायरार्की डिफाइन करता चला जाऊँगा। तो ये हुआ जनाब क्या, हायरार्किकल पेजिंग। तो ये आपको मेरा ख्याल है, और ये इसके लिए ट्री डाटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। डायनामिकली इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर आपने एक ओएस बिल्ड करना है तो इट इज़ ईजीली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ट्री डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब नेक्स्ट स्कीम। ये हमने पढ़ा ना शुरू में लेक्चर जब हमने दूसरा टॉपिक की, 2-3 स्कीम्स हमने लेनी है। इस पेज टेबल अगर जो है ना आपका बढ़ जाता है, किससे, उसका साइज़ आपके फ्रेम के साइज़ से जब बढ़ जाता है और पेज टेबल को फर्दर हमने तोड़ना होता है, तो उसकी पहली स्कीम हम पढ़ चुके हैं जिसको कहा हमने हायरार्किकल पेज स्कीमिंग। अब ये पहली थी, दूसरी है हैश्ड और तीसरी है इन्वर्टेड पेज टेबल। अब हम आते हैं हैश्ड पेज टेबल स्कीम, वो क्या चीज़ है। अच्छा जी, हैश पेज टेबल स्कीम जो है वो भी बड़ी सिंपल है। आपको मैंने पढ़ाई थी डाटा स्ट्रक्चर में हैशिंग। तो जनाब बताएं हैशिंग का मुद्दा क्या था। हैशिंग हम डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ते थे टू हैव अ फास्ट सर्च। और फास्ट सर्च हम कहते थे, अगर आपको याद हो, कि विदाउट डूइंग एनी सॉर्टिंग और प्री प्रोसेसिंग किए बगैर अगर हमें किसी तरह से फास्ट सर्च मिल जाए तो ये हमारे लिए बड़ा आइडियल होगा। हमारा मुद्दा ये होता था हैशिंग में ना। तो अब ये वो कहता है कि दिस इज़ कॉमन, ये तरीक़ाकार जो है ना वो कहता है कॉमन है यूजुअली इन एड्रेस स्पेसेस ऑफ 32 बिट्स या उससे ग्रेटर में। यानी 64 बिट मशीन हो गई आपके पास तो उसमें होगा, या उससे यूजुअली उससे बड़ी मशीन्स होंगी उसमें ये मोस्टली पॉपुलर है ये स्कीम। और ये बड़ी सिंपल है। अगर आपको याद हो हैशिंग, तो उसमें हमारे पास एक हैश फंक्शन होता था, और हैश फंक्शन आपको सिंपली पता है कि हैश फंक्शन में हम जो ना एक वैल्यू देते थे हैश फंक्शन को, और हैश फंक्शन जो क्या करता था उससे एक हैश वैल्यू जनरेट करता था, और फिर हम उसको जनाब इंडेक्स बना लेते थे किसी एरे का, और उसमें हम जना उस डाटा को मैप कर देते थे। उससे ये होता था कि कल कला को हमने वही डाटा सर्च करना होता था अगर, तो वो हैश फंक्शन के ज़रिए क्विकली हम उस तक पहुंच जाते थे। फिर उसकी आपने पढ़ा होगा, वो हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी। लीनियर प्रोब उसमें करते थे अगर कोलिजन होती थी, ओपन
हैशिंग की थी, वो चेनिंग के साथ की थी, लिंक लिस्ट हम बनाते थे रे के आगे, और बहुत सारी जो है ना आपने बिट मैप डेटाबेसेस वगैरह में आपने पढ़ी होंगी। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन ये उसमें सिर्फ वो जो है ना उसका जेनेरिक एक आइडिया दे रहा है आपको कि इसमें हम हैश पेज टेबल कैसे कर सकते हैं कि जो वर्चुअल पेज नंबर होता है या लॉजिकल जो पेज नंबर होता है उसको हम एक क्या करें, यानी पी और डी का जो आपका पेयर है ना आपका, वो कहता है कि उसमें जो पी है ना, वो पी आप क्या करते थे अब तक तो आप पी को पेज टेबल की एंट्री में भेज देते थे, वो उसका इंडेक्स बन जाता था और यहाँ फ्रेम नंबर 15 निकलता था, और फ्रेम नंबर 15 में आप जाके जनाब ऑफसेट जो डी था वो उतना डी आगे जाके आप डाटा को रिट्रीव करते थे या वहाँ काम करते थे। अब वो कहता है ये पी जो है ना, ये आप पेज को डायरेक्ट नहीं देंगे, ये पी पहले आप किसी हैश फंक्शन को देंगे, ठीक है, और वो उससे एक वैल्यू जनरेट करेगा और फिर उसको आप जनाब किसी डाटा स्ट्रक्चर को देंगे और उधर से फिर वो यूनिकली जो है ना आइडेंटिफाई करेगा आपका क्या कहते हैं उसको, लोकेशन, यानी फ्रेम उससे मिल जाएगा उसको कि वो किधर जाके वो प्लेस्ड है वो पेज आपका। So the virtual page number is hashed into a page table. This page table contains a chain of elements. ये chaining वाला जो फलसफा है ये उसकी बात कर रहा है हैशिंग का, अभी देखते हैं आगे स्लाइड पे। तो hashing to the same location and virtual page numbers are compared in this chain searching for the match, and if match is found the corresponding physical frame is extracted. अच्छा, ये chaining आपने जो की थी ये आपको याद होगा कि अगर मिसाल के तौर पे हैश फंक्शन आपका है, हमने एक हैश फंक्शन पढ़ा था एच ऑफ आई इज इक्वल टू आई मॉड लेट्स से 50। तो मिसाल के तौर पे अगर ये 0 से 49 तक की लोकेशन हैं इस हैश टेबल की, तो अब आपका जो भी पेज नंबर आएगा वो ज़ाहिर वो उसकी रेंज, इस हैश फंक्शन की रेंज क्या होगी, 0 से 49 इंक्लूसिव होगी इंटरवल, क्लोज इंटरवल में। तो वो ज़ाहिर है हैश फंक्शन को आप इस जो भी पेज नंबर आएगा वो आप इसको देंगे आई पी की वैल्यू, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे एच ऑफ पी इज इक्वल टू पी मॉड 50। तो आप मुझे बताएं एच ऑफ 10 आएगा क्या, 0, ठीक है। तो सॉरी एच ऑफ 10 आएगा 10 मॉड 50 इज इक्वल टू 10, ठीक है ना जी। तो इसी तरह चलते जाएं आप, एच ऑफ 60 आएगा B10। तो अब एच ऑफ 60 अगर आएगा लेट से 60 नंबर पेज इस प्रोसेस का आया मिसाल, तो वो कहाँ जाएगा, वो आपने इसको हैश फंक्शन में इधर लगा होगा, ये क्यू को मिसाल लें 60 और एस से मुराद लें वो फ्रेम नंबर, यानी ये 60 नंबर लॉजिकल पेज आपका फ्रेम नंबर 111 में ये प्लेस्ड है। अच्छा 111, ठीक है जी, 111 में आपका जो है ना पेज नंबर आपका जो है ना 60 प्लेस्ड है। ठीक है जी, तो ये 60 हो गया आपका, इधर लिख लें। अच्छा पेज नंबर 10 आया तो 10 मॉड 50 भी जनाब आपका 10 ही आएगा, तो ज़ाहिर है वो भी हैश फंक्शन ही उसका यही इंडेक्स रिटर्न करेगा, तो वो 10 आपका ये होगा। अच्छा ये चेनिंग में पी की वैल्यू अब 10 होगी, तो 10 जो है ना उसका भी रिमाइंडर चूंकि यही आएगा तो चेनिंग में वो लिंक लिस्ट में यहाँ लग जाएगा, लेकिन उसका फ्रेम कुछ और होगा। मिसाल के तौर पे वो जनाब 21 नंबर फ्रेम में लगा हुआ है, तो 21 नंबर फ्रेम लेट से अगर ये है तो 21 नंबर फ्रेम में आप 21 नंबर फ्रेम में आपका पेज नंबर 10 है, ठीक है। तो ये आपको इस मैकेनिज्म के तहत हैश फंक्शन के ज़रिए वो आपको क्विकली पहुंचाएगा उस लोकेशन पे, जिन जिन पेजेस के रिमाइंडर सेम आएंगे वो सेम जगह हैश होंगे। और फिर यानी ये उस सूरत में कह रहा, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ जिसमें तस्वीर में रहे कि जिधर कोलिजन होगी,
यानी ये ज़ाहिर है कौन इधर इकट्ठे होंगे जहाँ कोलिजन होगी। कोलिजन की सूरत में आपको पता है ना, हैशिंग में पढ़ा था आपने कि सेम जगह वो हैश होंगे और फिर चेनिंग में आप क्या करते हैं कि उसको लिंक लिस्ट में लगा देते हैं। ठीक है जी। अब जब ये इस तरह होगा तो फिर जब ये लिंक लिस्ट लगेगी तो फिर जाहिर ही बात है फ्रेम नंबर तो इनके साथ पड़ा होगा ना हर पेज के साथ। ये एस इसका फ्रेम नंबर है, पेज नंबर 60 का, जिसको क्यू का है इसने, और आर जो है ना वो फ्रेम नंबर है पेज पी का जिसको 10 हम कह रहे हैं। और ऑफसेट जो है ना वो वही बात है कि वो ऑफसेट जो है ना लॉजिकल एड्रेस में डी सीधा आगे जाएगा। तो यहाँ से फ्रेम नंबर 21 गया लेट से, और ऑफसेट वहाँ से आया, तो जनाब 21 नंबर फ्रेम में आप गए और ऑफसेट यानी यहाँ पे इसके अंदर कितना जाना है वो डिसाइड ये डी वैल्यू करेगी और आप एग्जैक्ट अपनी मेमोरी लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। तो आप देख लें ये सीधा सीधा एल्गोरिथम है, मतलब इसमें कोई टेक्निकली कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपली इसका बस तरीक़ाकार समझ लें कि ये कहता क्या है कि आपने जो है ना पेज नंबर को डायरेक्ट इंडेक्स नहीं करना है इस हैश टेबल पे, बल्कि एक हैश फंक्शन को देना है। हैश फंक्शन, और हैश फंक्शन ये मैंने सिर्फ एक मिसाल दी, हैश फंक्शन आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, आइडियल हैश फंक्शन हमने पढ़ा था वो होता है कि जिसमें क्या होता है, कोलिजन लेस होती है, यानी कम से कम हो, जिसमें प्रोबेबिलिटी कोलिजन की बहुत कम से कम हो, तो वो आइडियल हैश फंक्शन होता है। बिल्कुल 0% जो है ना कोलिजन जो है ना वो हमने कहा था कि वो तब हो सकती है जहाँ जो हाईली इनएफिशिएंट हो इन टर्म्स ऑफ स्पेस। जैसे अगर आपको याद हो हमने एक जगह वो पढ़ा था एक हैश फंक्शन के, अगर मैं इधर एच ऑफ पी यानी इज इक्वल टू पी कर दूँ, क्या मतलब ये है कि जो पेज नंबर आए वही उसकी वही इंडेक्स भी बने। तो आप ज़्यादा पेज नंबर 0 आएगा तो वो उसके आगे जनाब 0 पे उधर पता लग जाएगा, तो फिर तो उधर उसके लिए फिर आपको इसको डालने की क्या ज़रूरत है, बस फिर तो वो ये सीधा सीधा ये बन जाए। तो मतलब ये है कि ये इंटरम अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत एफिशिएंट है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट हाईली इनएफिशिएंट है। क्योंकि हमने कहा था कि अगर हमने 25 नंबर स्टोर करने हों मिसाल के तौर पे मेमोरी में 0 से 24 तक, और हर नंबर की रेंज मिसाल जो स्टोर करने हैं वो 0 से यानी 1000 तक की उसकी रेंज हो। अब मुझे बताएं ना, आप इस हैश फंक्शन के तहत अगर आप इसको स्टोरेज कराएंगे तो आपको तो 0 से 999 तक की जो है ना लोकेशंस रिज़र्व करनी होंगी, क्योंकि आप जब मैं इसको हैश फंक्शन को भेजूंगा 0 ऑफ 880 तो वो तो 880 रिटर्न करेगा ना। तो आप एच ऑफ 880 में 880 स्टोर करेंगे तो 880 तो यहाँ आएगा कहीं। तो मुझे बताएं, आपने तो सिर्फ 25 नंबर्स मैंने आपको कहा था स्टोर करने हैं, और आपने मेरे लिए 1000 लोकेशंस की अरे बनाई है, तो आपका दिमाग तो इसका मतलब बड़ा अजीब है। आप 25 नंबर स्टोर करने के लिए मेरे लिए 1000 की अरे डिक्लेयर कर रहे हैं, हाईली स्पेस इनएफिशिएंट है लेकिन ये एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट से ये θ1 है, क्योंकि ये जो है ना आप जब एच ऑफ 880 को सर्च करेंगे तो ये फ़ौरन 880 इंडेक्स पे जाके देखेगा, अगर 880 पड़ा है तो कहेगा सर्च फाउंड, और अगर 880 नहीं पड़ा है तो कहेगा सर्च नॉट फाउंड। तो ये लेकिन हमने ये बातें अगर आप देखें एल्गोरिथम्स में भी और डाटा स्ट्रक्चर्स में भी, अगर आपने पढ़ा है, दोनों कोर्स पढ़े हैं तो उन दोनों को यकजा करें वो बातों को, तो हमने वहाँ ये बातें की थी बड़ी डिटेल में कि हैश फंक्शन जो होता है ना ये आपने हर बड़े लिहाज से इसको जो है ना हर एंगल से सोच के बड़ा आइडियली डिज़ाइन करना होता है। ये नहीं है कि बस आप कहें जी ये बस एक एंगल से ठीक है तो ठीक है बस इसको करो, नहीं, आपने अपनी एप्लीकेशन को देखना होता है कि आपकी एप्लीकेशन में सर्चेस ज़्यादा हैं कि इंसर्शन ज़्यादा हैं कि डिलीशन ज़्यादा हैं। बाज़ जो होते हैं एप्लीकेशन में सर्चेस ज़्यादा होती हैं, तो फिर आप सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हैश फंक्शन आइडियल बनाएंगे, सर्च आपका फोकस होगा। बाज़ में सर्च बहुत रेयर होता है, इंसर्शंस बहुत होती हैं, तो फिर उस हिसाब से हैश फंक्शन बनाएं कि जिसमें क्विकली डेटा इंसर्ट हो सके, यानी कि उसमें सर्चिंग बेशक ज़्यादा टाइम ले ले। तो ये उधर फिर मैंने वो आपको याद होगा प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए थे जिन्होंने पढ़ा है मेरे साथ वो कोर्स। अच्छा जी, बाल टू कट इट शॉर्ट इधर आ जाएँ तो ये हैश फंक्शन सिंपली क्या करता है, ये यहाँ पे इसको ले आता है और इसको जनाब इसको दे देगा, उससे आपको जनाब ये मिल जाएगा, और फाइनली जो है आप उसको ऑफसेट को जोड़ लेंगे और इधर से आपको जनाब वो चीज़ मिल जाएगी। अच्छा जी, अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो
आप लोग पूछें, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो टाइम तो ख़त्म है। अगले सेशन में मैं कोशिश होगी कि मैं ये अगली भी स्कीम बड़ी सिंपल है, वेजिटेबल सिंपल है, लेकिन चलें इसको मैं पोस्टपोन करता हूँ अगले सेशन के लिए। तो अगले सेशन में ये एक जो ना टाइप रह गई है, ये जो मैंने आपको कहा कि ये 3 टाइप, मतलब पेज टेबल अगर एक उसमें कवर नहीं होता तो यानी एक फ्रेम में नहीं कवर होता फिजिकल मेमोरी के, तो उसके लिए फिर हमें फर्दर पेज टेबल को पेज करना होगा। ठीक है, उसके लिए हमने एक हायरार्की पढ़ी, एक हैश पेज टेबल पढ़ा, और अब एक तीसरा इन्वर्टेड पेज टेबल, ये अगले लेक्चर में कर लेंगे। और फिर इसके बाद हमने फाइनली जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक रह जाता है वो पेजिंग के बाद एक है जो कि वो भी यही इस पे बिलीव करता है कि मेमोरी जो आपने देनी है किसी प्रोसेस को वो नॉन कंटिगुअस होनी चाहिए, नॉन कंटिगुअस होनी चाहिए, और जैसे पेजिंग में है। और तो वो एक टेक्निक है। दूसरी टेक्निक जो हम पढ़ेंगे दैट इज सेगमेंटेशन, वो भी इसी पे बिलीव करती है कि मेमोरी जो है ना आपने देनी है नॉन कंटिगुअस। तो बाद पेजिंग में हमने देखा था कि वो सफ़र करती है फ्रॉम किससे, फ्रॉम इंटरनल फ्रैगमेंटेशन से, जो हमने तारीफ़ें पढ़ी थी पीछे। और जो ओरिजिनल एल्गोरिथम हमारा था जो कंटिगुअस मेमोरी पे बिलीव करता था, कंटिगुअस मेमोरी पे, वो सफ़र करता था एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन पे। और प्लस उसमें एक सफरिंग और थी, वो क्या थी कि उसके लिए आपको अगर नया प्रोसेस आता है और मेमोरी में जगह उसको इकट्ठी देने के लिए नहीं है, मुख्तलिफ चंक्स में मेमोरी जगह है लेकिन एक जगह नहीं है, तो फिर आपको कॉम्पैक्शन का एल्गोरिथम भी चलाना पड़ेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। शायद एक जगह प्रोसेसेस को लाना पड़ेगा, कॉम्पैक्शन होगी। तो उससे बचने, इन 2 कामों से बचने के लिए, यानी कॉम्पैक्शन से और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से बचने के लिए, हमने कहा कि मेमोरी को नॉन कंटिगुअस बना देते हैं। तो कम से कम वो कॉम्पैक्शन एल्गोरिथम तो सिरे से हम चलाएंगे ही नहीं। अलबत्ता एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के मुकाबले में एक छोटा सा मरज़ यहाँ भी आएगा और उसको हम कहते हैं इंटरनल, लेकिन वो उतना बड़ा मसला नहीं है बमुकाबला एक्सटर्नल प्लस कॉम्पैक्शन का एल्गोरिथम। और फिर सेगमेंटेशन में भी हम आएंगे तो उसमें भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की तरह का कुछ मसला थोड़ा आएगा, लेकिन सेगमेंटेशन में इंशाल्लाह हम डिस्कशन जब करेंगे तो वहाँ पता लगेगा कि ये लॉजिकल ज़्यादा इन दैट सेंस है कि ये ह्यूमन माइंड्स को ज़्यादा अपील करता है। जिस तरह हम सोचते हैं ना प्रोग्रामिंग करते वक्त, मॉड्यूल्स बनाते हैं चीज़ों के उसका, तो ये उसको उसी मॉडल पे चलता है और उस तरह से ज़्यादा अपीलिंग है। तो एक नेक्स्ट हमारा बस वाइंड अप करेंगे चैप्टर, तो एक ये टेक्निक और एक ये जो आज रह गया इन्वर्टेड पेज टेबल, इसकी जो है ना बात करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे ये हैश पेज टेबल में बताता चलूँ कि ये जो आपने हैश पेज टेबल बनाया है, तो ये जो हैश टेबल है ना, तो ये भी ज़हन में रखें कि ये हैश टेबल जो है ना आपका भी आपका कहाँ बैठा होगा। ये बेसिकली बैठा होगा एक फ्रेम में। तो अगर आपका 1K का फ्रेम है ना, मिसाल के तौर पे, तो आप जो है हैश टेबल भी आपने कोशिश करनी है कि 1K के अंदर ही रहे, वरना वो वही मुसीबत बन जाएगी कि अगर आपका हैश टेबल बड़ा है ना 1K के फ्रेम से, तो वो हायरार्किकल पेजिंग वाले मसले शुरू हो जाएंगे। फिर आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा या ऐसा हैश फंक्शन डिज़ाइन करना पड़ेगा कि वो, यानी फिर आपको हैश फंक्शन ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा कि वो 1K के टेबल के अंदर अंदर रह के हैश करे वैल्यू। सही है। तो ये चीज़ें जो है ना, जो पिछला जो टॉपिक आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो चीज़ें आपको समझ आई होती हैं वो आपके जहन में रहनी चाहिए। तो अगला टॉपिक समझना है आपने, ताकि उसके वो जो बातें हैं उनको आप जहन में रख के अगली चीज़ों को समझें। ठीक है जी। तो चलें इस डिस्कशन को यहाँ रोकते हैं, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है
तो आई स्टॉप हियर, तो इंशाल्लाह फिर वी मीट इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, थैंक यू वेरी मच.